Welcome to Sanjay Godawat IIT and Medical Academy. Myself Satyen Singh and I am going to start chemical bonding. आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो, तो वन बाय वन देखते हैं हम। सबसे पहला है इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। तो जनरली हमने क्या देखा, कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थोड़ा क्या होता है कि सॉलिड कम होता है, गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। रीज़न क्या है, गैस या लिक्विड में एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे वैन वाल फोर्स अट्रैक्शन कैसे कह सकते हैं? देखो, सॉलिड फॉर्म में अगर हमने कहा या गैसियस फॉर्म में हमने बोला, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन को, तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इसके बगल में होगा, तीसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स यहां होगा। तो अब गैस और गैस के बीच में, ये गैस और इस गैस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो इसके बीच में लगता है वीक वैन डर वाल फोर्स। वीक वैन डर वाल फोर्स। तो गैस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वीक वैन डर वाल फोर्स लगता है। या इन जनरल हम कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इसलिए ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड में भी इसलिए करता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो किसके बेस पे होता है? जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिसाइड होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे डिसाइड होगा कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे वाटर है, वाटर तो लिक्विड है ही, तो उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। सॉफ्ट सॉलिड होता है, लेकिन कुछ सॉलिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं, जैसे डायमंड वगैरह, ये कोरेंडम, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं जनरली, बाकी वीक होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सेकंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है। ऐसा क्यों? जैसा भी हमने कहा, इसके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या समझे आप, और यहाँ से आपने क्या समझा कि जैसे हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट या हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ये सोचते हो जैसे क्लोरीन है आपका, दूसरा क्लोरीन है, अब इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इसके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये Cl2 गैस है, तो हमें इसको नहीं तोड़ना है, हमें इसको नहीं तोड़ना है। हमें किसको तोड़ना है? जो दूसरा Cl होगा और दूसरा Cl होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हमें तोड़ना है, इसको हमें ब्रेक डाउन करना है। तो जो ये बीच में फोर्स है, इसको ब्रेक डाउन करना है, किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट के लिए या फिर मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है। ये वाला कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हमें ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ना है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा।
जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा। जैसे वाटर है HOH, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया। सेकंड इज HOH, सेकंड मॉलिक्यूल ये हो गया। इसके बीच में प्लस चार्ज, इसके बीच में माइनस चार्ज। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने क्या करना है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने के लिए मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, ये वाला मॉलिक्यूल अलग है। जब मैं वाटर को हीट करूंगा तो H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा, H और O के फॉर्म में नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जब मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूँ तो मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसके बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ना है। तो जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखा H2O, तो अब हीट अगर आप यहाँ से देते हो, अगर आप यहाँ से हीट दोगे तो कौन निकलेगा, H2O गैस पूरी बाहर निकलेगी। यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में बाहर निकलेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होता है। इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो पहला क्या था, फर्स्ट फिजिकल स्टेट, सेकंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका जो क्या होगा, इसको जल्दी से आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे डायमंड हो गया, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, आपका नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, ज्वाइंट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है। तो डायमंड, सेकंड इज कोरेंडम, SiC, सिलिका, ये कैसे होते हैं, ये हार्डेस्ट है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन में क्यों आए? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, ये हार्डेस्ट होते हैं। और हार्डेस्ट होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक्सेप्शनल केसेस में कौन सा, डायमंड, कोरेंडम एंड सिलिका इज द एक्सेप्शन केस। तो रीजन आपको समझ में आ गया, इसका होता है ज्वाइंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसीलिए क्या होते हैं, ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। बाकी का कम क्यों होता है, वीक फोर्स की वजह से। इसका ज़्यादा क्यों है, हाई क्यों है, इसका हाई क्यों है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो आइसोमेरिज्म इज, आइसोमेरिज्म मीन्स क्या होता है, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका फॉर्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसे बोला जाता है आइसोमेरिज्म। हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा आपको C2H6O फॉर्मूला सेम है लेकिन इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से बनेंगे, जैसे इसमें बन सकता है C2H5OH, तो एक हो गया हमारा एल्कोहल, तो ये हो गया एल्कोहल। देखो C के 2, H के 5 + 1 6, O का 1। दूसरा CH3OCH3, इसे कहेंगे ईथर। तो यहाँ पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कंपाउंड बिल्कुल अलग है, ये कंपाउंड बिल्कुल अलग है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होगी, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होगा, तो उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है, कोवलेंट कंपाउंड दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं। कौन नहीं दिखाते, आयनिक कंपाउंड नहीं दिखाते। कौन दिखाता है, ये दिखाता है आपका कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो करता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता होगा, तो देखो कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायमेंशनल, इनका डायरेक्शनल, ये एक फिक्स डायरेक्शन में होते हैं, इनका डायरेक्शन फिक्स होता है और रिजिड होता है जो जिधर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा CH4, तो CH4 आपने देखा होगा, CH4 इज टेट्राहेड्रल। CH4 कैसा होता है आपका, टेट्राहेड्रल। CH4 इज टेट्राहेड्रल, तो CH4 आपका होगा टेट्राहेड्रल। कैसे, 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो जो CH4 इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो इसका क्या है, इसका डायरेक्शन फिक्स है, ये फिक्स डायरेक्शन में है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ऑल आर इन फिक्स डायरेक्शन और रिजिड होते हैं, तो इनका एक फिक्स शेप होता है और ये एक फिक्स डायरेक्शन की होने की वजह से ये क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ये आइसोमेरिज्म शो क्यों करते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स डायमेंशंस, क्या डायरेक्शन क्या होता है, सबका फिक्स डायरेक्शन होता है। तो फुली समझ में आ गया होगा आपको कि आइसोमेरिज्म कोवलेंट कंपाउंड ही क्यों दिखाते हैं। उसका रीज़न क्या है, कोवलेंट बॉन्ड रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इनका एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, इनकी क्या होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। तो फिक्स ज्योमेट्री या फिक्स शेप होता है, इसीलिए ये आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और कौन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तो इन जनरल हम कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन जनरल अगर आप बुक में देखते हो तो क्या लिखा होगा कि कोवलेंट कंपाउंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला प्योर कोवलेंट कंपाउंड एंड सेकंड इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो प्योर कोवलेंट कंपाउंड इज लाइक H2Cl2, तो इसमें क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। Cl2 है, Cl2 क्या है, Cl2 में कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, कोई आयंस जनरेट नहीं होता है, फ्री आयंस जनरेट नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के हैं। हाइड्रोजन, ब्रोमीन, इनमें क्या होता है, कोई भी क्या नहीं होता, आयंस डेवलप नहीं होता है। अगर आयंस डेवलप नहीं होगा तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो प्योर कोवलेंट कंपाउंड है इसमें फ्री आयंस नहीं होते,
यहाँ फ्री आयंस नहीं बनेंगे आपके, इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो जो कोवलेंट पोलर होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए दो ही रीज़न होते हैं, पहला या तो फ्री आयंस होगा और या फिर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दो चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन अच्छे से पास करेगा, जिसके पास या तो फ्री आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। यानी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीज़ देखना है, या तो उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे हमने अभी देखा, जैसे HCl, तो जैसे हमने इसको पानी में मिलाया, जैसे हमने इसको क्या मिलाया, वाटर में मिक्स किया, तो वाटर में मिक्स करने के बाद क्या होगा, वाटर में मिक्स करने के बाद ये आयंस में प्रोड्यूस हो जाता है, एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। अब ये आयंस प्रोड्यूस हो गया, प्लस एंड माइनस आयन, तो प्लस और माइनस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं HBr, वाटर में डालेंगे तो इसमें से क्या मिलेगा आपको, H प्लस और Br माइनस, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर को जब हम डिसॉल्व करते हैं उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों कर रहा है, आयंस की वजह से। अगर मैंने कहा HCl वेपर फेज में है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। अगर बोला HCl किस फेज में है, गैस फेज में है, या किस फेज में है, वेपर के फेज में है, तो ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं है। इसके पास फ्री आयंस नहीं है। फ्री आयंस जनरेट कैसे होगा, हवा में ये अपने आप जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे, वाटर क्या करेगा, इसको डिसोसिएट कर देता है। रीज़न क्या है कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे हाई होती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की वैल्यू सबसे हाई होती है। तो ये क्या करता है, इसको आयंस को ब्रेक डाउन कर देगा। तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे हम इसको उसमें पानी में मिलाएंगे, इसे ब्रेक करेगा आयंस में, और ये आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ऐसी और एग्जांपल कर सकते हैं, H2SO4, जैसे हमने इसको वाटर में मिलाया तो क्या बनेगा आपका, H प्लस एक्वस एंड SO4 2 माइनस एक्वस। तो जैसे ही ये चार्ज जनरेट हो रहा है, तो जहाँ पे ये चार्ज जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और अगर चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसमें एक और एक्सेप्शन केस आता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट क्या है आपके पास, ग्रेफाइट होता है कार्बन। तो कार्बन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है, वन लेयर इधर से जाती है, ठीक है, ये वन लेयर इधर से ऐसे दिखाएंगे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, फ्री टू मूव। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री टू मूव। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव। एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होता है, उसे कहते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइज्ड, घूमते रहना, जो पूरे सरफेस में क्या रहता है, घूमता रहता है। जैसे मेटल होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहते हैं,
इसी तरीके से ग्रेफाइट में भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये चारों तरफ घूमता रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के दो ही रीज़न है, या तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर फ्री आयंस होना चाहिए। तो फुली समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट क्या है, आपका नॉन मेटल है लेकिन उसके पास भी कोवलेंट बॉन्ड है, उसके बाद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, वन लेयर, ये फर्स्ट लेयर बनेगी, ये सेकंड लेयर बनती है। तो फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, तो उसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री टू मूव, एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगी कोवलेंट कंपाउंड में तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, आयनिक नहीं बनता, आयंस नहीं बनते हैं, मॉलिक्यूल या एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। तो इसकी वजह से ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत स्लो होती है। क्यों, क्योंकि आयंस नहीं है, फोर्स और अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, मॉलिक्यूल या आपका एटम्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर बॉन्ड बनेगा। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल की रिएक्शन है तो इसमें पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फिर बॉन्ड बन रहा है। जैसे हमने कहा H2 + Cl2, तो पहले क्या होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा और फिर ये आपस में कंबाइंड होंगे। तो पहले क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटेगा। पहले बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद फिर ये H और Cl में बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या करता है, एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो इसीलिए कैसी रिएक्शन होती है, जनरली स्लो रिएक्शंस होती है। मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, एटम्स पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आयंस नहीं होता। प्लस माइनस आयंस क्या करेंगे, क्विकली फास्ट रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल या एटम पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये रिएक्शन स्लो होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसीलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस जिसमें जिस रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हों, ये मॉलिक्यूल के थ्रू होती रिएक्शन, इसीलिए से बोला जाता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कोवलेंट बॉन्ड को, कंपाउंड को कभी हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ही जनरली फॉर्म्ड होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो मॉलिक्यूल है, जैसे हमने अभी बोला था आपको कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन है। तो बैड कंडक्टर कौन है, जिसमें प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लो, C2H6, C2Cl2, Br2, जहाँ पे सिमिलर है, जहाँ पे प्योर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। I2, C6H14, C6H12, ऐसे कितने ही कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपके क्या हैं, बैड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर कौन से होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होंगे, जहाँ पे आयंस जनरेट हो रहा है, H2SO4 है, HNO3 है, जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो आयंस में टूट सकता है। इक्विवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन अगर जैसे हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो गए, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसमें आयंस के थ्रू हो रहा है, लेकिन ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शनल केस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, इसीलिए ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी, यानी ये वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, या किस में सॉल्युबल होंगे किस में नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी को हम चेक करते हैं। देखिए कि ये सॉल्युबल किस में है। सॉल्युबल के लिए हम दो चीजें लिखते हैं। सॉल्युबल किस में सॉल्युबल है? क्या ये वाटर में सॉल्युबल है, क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, या क्या ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो जब हम किसी को कोवलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, तो अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या ये सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या ये अब नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं? जैसे बेंजीन आता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या CH2 आ गया, कार्बन डाइसल्फाइड आ गया, CCl4 आ गया। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं? जिसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। जहाँ चार्ज जनरेट हो जाता है वो पोलर सॉल्वेंट हो गया, और वाटर तो पोलर सॉल्वेंट में ही आता है। वाटर किस में आता है? पोलर सॉल्वेंट में। क्यों? इसमें चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जिसमें चार्ज जनरेट हो जाता है वो क्या है आपका? पोलर सॉल्वेंट। जैसे अल्कोहल है आपका, अल्कोहल इज पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि O में माइनस, H में प्लस। तो जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, जैसे नाइट्रोजन में माइनस, हाइड्रोजन में प्लस, तो ये क्या होंगे? पोलर सॉल्वेंट। जहाँ चार्ज जनरेट हो रहा है, जहाँ चार्ज जनरेट नहीं होगा, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड वाटर। तो किस में सॉल्वेबल होंगे? तो देखिए वाटर में कौन होते हैं? जनरली जो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे अभी हमने देखा एमाइन। एमाइन क्या होता है आपका? जैसे CH3NH2 एमाइन हो गया। एमाइन वाटर में सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल, एल्कोहल भी वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एल्कोहल, एमाइन, HF ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। जो पोलर नेचर का होता है, अब क्योंकि हमने क्या देखा था, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसमें सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। जो भी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो किसमें सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये किसको फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों की केमिकल बिहेवियर सेम होता है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, इसीलिए ये सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होगा। ठीक है, नॉन पोलर होगा, लेकिन पोलर वाले इसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो अनलाइक है। लाइक नहीं है, अनलाइक है। तो ये इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। इसमें कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे CH4, C2H6, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जितने आपके, C5H12, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं वो किस में सॉल्युबल हो जाएंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा? पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। इसीलिए हम इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक।
लाइक डिजॉल्व लाइक। नॉन पोलर सॉल्वेंट में लगभग सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, लेकिन पोलर में कौन होते हैं? जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। वाटर में कौन से होते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इसमें दोनों आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या जो क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी किस में सॉल्युबल हो जाएंगे? वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने कहा ये फॉलो करता है लाइक डिजॉल्व लाइक को। कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर कोवेलेंट कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक, दोनों का केमिकल बिहेवियर एक जैसा है, इसीलिए सॉल्युबल है। और जनरली वाटर में सॉल्युबल कौन से होंगे? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एल्कोहल, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, या जो कैसे होंगे? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ये भी क्या होंगे? जनरली वाटर में सॉल्युबल होंगे। इसके बाद आता है कि कोवेलेंट सॉलिड हैव जॉइंट मॉलिक्यूल्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल एंड ऑल सॉल्वेंट। जैसे अभी हमने देखा था कौन से वाले? ये डायमंड हो गया आपका। तो डायमंड में क्या था कि जॉइंट मॉलिक्यूल्स था, पूरा नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर था। कौन से आ गए वो? डायमंड या कोरेंडम, कार्बोरेंडम। तो ये कैसे कंपाउंड हैं जो किसी में भी इंसॉल्युबल हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है? नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं ये। और क्या होते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये किसी में भी इंसॉल्युबल होते हैं। इन जनरल हम कहते हैं ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कौन से सॉल्युबल होंगे? इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। अब आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। रीज़न क्या था कि जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड होते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी कंडीशन में सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ हार्डेस्ट होते हैं। जैसे अभी हमने बोला था डायमंड हो गया, एक कोरेंडम हो गया, ये हार्डेस्ट होते हैं उसको छोड़ के। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीज़न क्या है? सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट जॉइंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या है? नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे आपका डायमंड हो गया, डायमंड, कार्बोरेंडम हो गए, ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। इनको छोड़कर जनरली हम कहेंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड वैक्सी होते हैं। कुछ एक्सेप्शन देखिए, जॉइंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, जैसे डायमंड का था आपको, ये था, कार्बोरेंडम था, तो ये कैसे होते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सब सॉफ्ट होंगे। ये क्या है आपका? ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। किसको फॉलो करेंगे? लाइक डिजॉल्व लाइक। ये कैसे कंपाउंड होते हैं? पोलर। इनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, प्लस माइनस, इसीलिए वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे अभी हमने कहा था बेंजीन नॉन पोलर है, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचर अलग हो गया। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो नेचर अलग होगा, इसीलिए इनसॉल्युबल होते हैं।
ये किसमें इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर और पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन सॉल्युबल किसमें होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये इसके लिए कंडीशन है, वाटर और पोलर सॉल्वेंट किसमें सॉल्युबल होंगे, कौन से कोवलेंट कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, या पोलैरिटी होगी। ऐसे पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होंगे, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो इसकी कंडीशंस है, इन जनरली हम कह सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमने सॉलिड स्टेट में देखा तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। सॉलिड स्टेट में क्योंकि फोर्स और अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो टूटते नहीं है, इसीलिए क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे हम इसे एक्वस में मिलाएंगे, मोल्टन या सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज ऑफ किसके, आयंस के थ्रू। यहाँ पे किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आयंस के थ्रू। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, हमने देखा था, ग्रेफाइट वाला देखा था। ग्रेफाइट क्या है आपका, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ देंगे तो जनरली क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर अब पोलर सॉल्वेंट को लिया जाएगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड को, तो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। पर इन जनरल हम कहेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आयनिक रिएक्शंस। जितनी ये रिएक्शंस होंगी ये वेरी फास्ट होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। कौन सी, आयनिक कंपाउंड की जो भी रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड में जो रिएक्शन होगी, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर लो, और जो इसकी स्पीड होती है, जो ये क्या होता है, लो रिएक्शन आर स्लो। इसमें जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शन होगा ये स्लो होता है। तो ये आपका डिफरेंस है कोवलेंट कंपाउंड एंड। एक और डिफरेंस था इसमें आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, कौन शो नहीं करता। तो आइसोमेरिज्म कौन सा शो करता है, कोवलेंट कंपाउंड शो करता है, कोवलेंट कंपाउंड शो करता है। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या शो करता है आपका, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जो रिजिड होता है या डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल जो इसके बीच में बॉन्ड होता है वो फिक्स होता है, डायरेक्शनल होता है। जैसे NH3 है आपका, NH3 में कैसा शेप बनता है, पिरामिडल शेप बनता है। तो ये डायरेक्शनल है, ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड क्या नहीं दिखाता, आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो आयनिक कंपाउंड क्या शो नहीं करता, आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाएगा, आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। रीज़न क्या है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस किधर भी जा रहा है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इसके बीच में क्या होता है, ये लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, लैटिस टाइप का ये क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए क्या होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, जबकि कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कौन सा कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल है, नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिल्कुल सही है इन जनरल वे में, एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म सही है, और ये कहता है कि दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन क्विकली, जबकि ये कैसा होता है, स्लोली। ये रिएक्शन कैसे करेगा, स्लोली। इसीलिए आंसर कौन सा हो गया, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड इज सॉफ्ट, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आयनिक कंपाउंड है, जी नहीं।
क्या नेटवर्क सॉलिड है? जी नहीं। क्या मेटेलिक सॉलिड है? बिल्कुल नहीं। तो कौन होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल के बीच में जो बनता है, मॉलिक्यूल यानी कोवलेंट वाला, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर कोवलेंट से थोड़ा हटके भी है, लेकिन इन जनरल वे में हम इसे कह सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होंगे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।